लेग्स। अपना वर्कआउट सीक्वेंस के बारे में, वर्कआउट में जो एक्सरसाइज का जो ऑर्डर होता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमने इससे पहले 2 टॉपिक कवर किया है, बैक बाइसेप्स और उससे पहले चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स। तो हमारा एक्सरसाइज सीक्वेंस के सीरीज़ में आज ये तीसरा टॉपिक है। बैक बाइसेप्स का हो गया है, फिर चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप का हो गया। आज हम लेग्स की एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं कि लेग्स की जितनी भी एक्सरसाइज होती है एडवांस लेवल पे, हम लोग बात कर रहे हैं एडवांस लेवल की। तो एडवांस लेवल पे जब हम लेग्स का वर्कआउट करते हैं तो लेग्स में जितनी भी एक्सरसाइज होती है उसका क्या सीक्वेंस होता है, मतलब किस ऑर्डर में हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम कभी भी ऐसा नीचे से लेके ऊपर नहीं कर सकते। जैसे लेग्स के अंदर आपका क्वाड्रिसेप्स हो गया, ग्लूट्स हो गया, हैमस्ट्रिंग, काफ हो गया, लोअर बैक हो गया। ओके, तो हम कभी काफ से स्टार्ट नहीं करते हैं, छोटे मसल से, या लेग प्रेस से स्टार्ट नहीं करते हैं, लेग एक्सटेंशन से स्टार्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा फ्रेश एनर्जी होता है, जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वार्म अप करने के बाद जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो जो फ्रेश एनर्जी होता है वो हमेशा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में आपको यूज करना है। जितनी भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है उसमें पहले आपको परफॉर्मेंस करना है, ताकि धीरे धीरे आपका एनर्जी का लेवल ड्रॉप होएगा। फिर आप आगे और छोटा मसल्स ऐसा करके हम वर्कआउट का शेड्यूल बनाते हैं। ओके, तो इसमें जितनी भी एक्सरसाइज दे रखी है ये 4 और 2 6 7 8 9 10, तो ऑलमोस्ट 10 एक्सरसाइज है लेग्स की। ओके, तो उसमें सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज करेंगे हम? बैक स्क्वाट। ओके, तो इसमें ये जो शुरू की 3 एक्सरसाइज है, ये तीनों एक्सरसाइज जो है आपके मेन जो मसल्स हैं, आपका क्वाड्रिसेप हो गया, ग्लूटियल ग्रुप हो गया, ये क्वाड्रिसेप, ग्लूटियल ग्रुप और हैमस्ट्रिंग, इसमें आपका ये भी आ गया डेडलिफ्ट। तो ये इसको टारगेट करेगा आपका मेन थाइज, अपर थाइज, लोअर थाई और ग्लूटियल ग्रुप अपना। ओके, तो सबसे पहले हम बैक स्क्वाट से देखिए भी, अगर हम स्क्वाट कर रहे हैं और स्क्वाट में हम 2-3 वेरिएशन लेते हैं अलग अलग, जैसे बैक स्क्वाट, फ्रंट स्क्वाट और कोई भी स्क्वाट हो गया, तो स्क्वाट्स में भी सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं कि आप स्क्वाट के बाद डेडलिफ्ट कर रहे हैं या स्क्वाट के बाद में लेग प्रेस या एक्सटेंशन कर रहे हैं या स्टेप अप लंजेस कर रहे हैं, तो उसमें भी सीक्वेंस होता है कि पहले जितने भी टाइप के स्क्वाट करें उसमें पहले कौन सा होएगा, फिर आप स्टेबिलाइजिंग के लिए कर रहे हैं जैसे आपका लंजेज या स्टेप अप में से पहले कौन सा होएगा, वो सब भी मैटर करता है। तो स्क्वाट के अंदर सबसे पहले हमको बैक स्क्वाट कवर करना है। ओके, बैक स्क्वाट से ही हमेशा स्टार्ट करेंगे। और जब भी वार्म अप करेंगे तो वार्म अप के बाद में जो वार्म अप सेट रहेगा पहले एक्सरसाइज का, क्योंकि ये जितनी भी एक्सरसाइज जैसे बैक स्क्वाट, फ्रंट स्क्वाट, पिस्टल स्क्वाट, डेडलिफ्ट, स्टेप अप, ओके, ये सारी एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सेम मसल ग्रुप काम करता है। तो आपको हर एक एक्सरसाइज के लिए प्रिपरेशन वाले सेट या फिर वार्म अप सेट नहीं लेना है। आपको पहली एक्सरसाइज में वार्म अप सेट लेना है, प्रिपरेशन सेट लेना है, फिर यहाँ पे मेन सेट जैसे आपका ख़त्म होएगा उसके बाद सब में आपका मेन सेट ही रहेगा। उसमें फिर से आपको वार्म अप रिपीट नहीं करना है। वार्म अप रिपीट कभी करना है जब मसल ग्रुप चेंज होएगा, और वो कहाँ पे हो रहा है, या तो आपका हैमस्ट्रिंग में या फिर आप जब काफ कर रहे हैं तभी। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वार्म अप और प्रिपरेशन सेट सेम मसल ग्रुप के लिए फर्स्ट टाइम ही करेंगे, एक ही बार करेंगे, हर एक वेरिएशन में नहीं करना है आपको। ओके, तो बैक स्क्वाट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट स्क्वाट, पिस्टल स्क्वाट, और इनकी बजाय बैक स्क्वाट पहले क्यों है उनका हम रीजन समझते हैं। देखिए, ये सबसे पहली चीज़ है, मोस्ट फंक्शनल है, सबसे ज़्यादा फंक्शनल है। वो अपन डेली लाइफ में क्या करते हैं, उठते बैठते हैं, हेवी वेट लेते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर मोमेंट होता है और स्ट्रक्चरल मूवमेंट है। स्ट्रक्चरल मतलब पूरा बॉडी वेट के ऊपर, स्पाइन के ऊपर वर्टिकली लोड आता है। तो ऑलमोस्ट सारे मसल्स इसमें इंगेज होते हैं। कोर मसल्स से लेके आपके हर एक जॉइंट का स्टेबिलाइजिंग मसल्स हो गया, जितने बड़े बड़े मसल्स हैं सबके सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चर मूवमेंट बोलते हैं, कंपाउंड स्ट्रक्चर मूवमेंट। ओके, फिर इसमें स्ट्रॉन्ग बार रिप्लेसमेंट, ये ऐसा एक्सरसाइज है जहाँ पे हमको वेट को प्लेस करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह होता है। ट्रेपेजियस जो होता है अपना ये वाला एरिया, यहाँ पे बड़ा थिक मसल्स होता है, तो इसके ऊपर हम जब बारबेल रखते हैं और जब हाथ को पीछे करते हैं तो स्केपुला का ये शोल्डर ब्लेड है, यहाँ पे भी ऐसा डीप एरिया है, जो आपका ये वाला ये जो पोर्शन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जब बारबेल को रखते हैं तो बारबेल चुभता नहीं, आप ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते वेट को रख के। जैसा फ्रंट स्क्वाट कर रहे हैं तो हाथ में यहाँ पे ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते। किसी भी एक्सरसाइज में वेट रखने का जो प्लेसमेंट होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना स्क्वाट में हम ट्रेपेजियस पे बार रख के कर सकते हैं। ओके, तो वेट
इसमें मैक्सिमम वेट कर रहे हैं हम, लेकिन वेट रखने का जो प्लेटफॉर्म है वो परफेक्ट है, इसलिए हम और ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। ये भी एक रीज़न है। ओके, तो और सारे जितने भी बड़े बड़े मसल्स हैं, मसल ग्रुप्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। और बैक सबसे ज़्यादा हाइपरट्रोफी, मसल ब्रेकडाउन, फैट लॉस, ये आपका बैक स्क्वाट का बेनिफिट है। ओके, तो बैक स्क्वाट करने के बाद में, क्योंकि जितना वेट बैक स्क्वाट में जाता है उतना फ्रंट स्क्वाट में नहीं जाता, राइट। तो ये डोमिनेंट एक्सरसाइज है, इसलिए आपको सबसे पहले फ्रेश एनर्जी के साथ में बैक स्क्वाट कंप्लीट करना है। जो भी इसका मेन सेट रहेगा, चाहे 3 सेट ले लें, 4 सेट, वो अपने पूरा हमने जब वर्कआउट का शेड्यूल बनाया था एडवांस लेवल पे लेग्स डे का, तब उसमें देर का सारा एक्सप्लेन किया कि कितना सेट रहेगा, कितना वेरिएशन रहेगा, कैसा फॉर्म टेक्निक रहेगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे लेग्स के एक्सरसाइज में, तो आपको ये मिल जाएगा एडवांस लेवल पे। ओके, फिर इसके बाद में सेकंड आता है फ्रंट स्क्वाट। अब फ्रंट स्क्वाट और बैक स्क्वाट में मसल सेम काम करता है ऑलमोस्ट, लेकिन क्या डिफरेंस है कि हमको फ्रंट स्क्वाट भी करना चाहिए। ओके, तो उसका मेन रीज़न है तीन ऐसी चीज़ें हैं, 3 ऐसे एडिशनल बेनिफिट है जो हमको बैक स्क्वाट में नहीं मिलते हैं, इसलिए हमको फ्रंट स्क्वाट करना चाहिए। उसमें सबसे पहला है बेटर रेंज ऑफ मोशन। जब हम बैक स्क्वाट करते हैं तो वेट पीछे रहता है, तो बॉडी थोड़ा सा आगे झुका हुआ रहता है। तो आगे झुका हुआ मतलब ये आपका जो पीछे वाला जो चेन है पूरा का पूरा, ये चेन खींचता है। तो जिसका बॉडी फ्लेक्सिबल है वो तो बैक स्क्वाट में भी फुल रेंज ऑफ मोशन बैठ सकते हैं, पूरा बॉटम तक बैठ सकते हैं। लेकिन किसी किसी का बहुत स्टिफनेस रहता है हैमस्ट्रिंग में, या फिर आपका काफ मसल्स के कनेक्टिव टिश्यू, लोअर बैक, पूरा जो चेन है यहाँ स्पाइन का पूरा चेन से लेके नीचे बॉटम तक का जो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है वो ज़्यादा स्टिफ रहेंगे, तो हम ज़्यादा बैठ नहीं सकते, रेंज ऑफ मोशन में नहीं जा सकते। जैसे आप ऐसे करके हाथ को नीचे टच कराते तो पूरा फ्लोर पे आपका पाम टच नहीं हो रहा, मतलब इतना बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में फ्रंट स्क्वाट ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि फ्रंट स्क्वाट में जब हम वेट को आगे की तरफ लिफ्ट करते हैं तो बॉडी थोड़ा पीछे चला जाता है। जब पीछे जाएगा तो ये जो पीछे वाला जो चेन है स्टिफनेस वाला, ये थोड़ा लूज हो जाएगा, तो हम ज़्यादा नीचे बैठ सकते हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलता है, हम ज़्यादा रेंज में बॉटम तक बैठ सकते हैं। आपने देखा रहेगा कि कुछ लोग एक्सरसाइज में जब भी स्क्वाट कर रहे हैं तो पैरों के नीचे, हील के नीचे ऐसा पैड लगाते हैं, इतना सा हाइट का कुछ भी, या तो वो मैट का टुकड़ा रहेगा या फिर छोटा छोटा प्लेट डाल दे, कुछ भी करके हील के नीचे लगाते हैं ताकि हील थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो हील ऊपर उठने से क्या होगा, कुछ लोग को लगता है कि ये एक टाइप का वेरिएशन, क्योंकि बहुत सारे लोग को करके देखते हैं जिम में करते हुए ऑनलाइन इंटरनेट पे, तो उनको लगता है कि शायद ये स्क्वाट का एक वेरिएशन है जहाँ पे वो नीचे वेट रख के भी अगर हम करते हैं तो कुछ एडिशनल बेनिफिट है। लेकिन वो कोई वेरिएशंस नहीं है, वो सिर्फ स्टिफनेस की वजह से अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो थोड़ा सा हील को उठाने के बाद में एलिवेटेड रहेगा हील, तो रेंज और ज़्यादा हो जाएगा, डीप में हम बैठ सकते हैं। तो सेम वैसा ही, चाहे आप हील के नीचे कुछ पैड लगाएं या फिर फ्रंट स्क्वाट में बॉडी को पीछे करें, दोनों तरफ से थोड़ा सा पीछे वाला चेन लूज हो रहा है, इसलिए हम ज़्यादा नीचे बैठ पा रहे हैं। तो यही एक रीजन है कि जब आप फ्रंट स्क्वाट करते हैं तो बैक स्क्वाट के कंपैरिजन में हम ज़्यादा बॉटम तक बैठ सकते हैं, ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी एक तरह से बढ़ जाता, रेंज बढ़ जाता। ओके, तो ये पहला बेनिफिट है। दूसरा क्या है, ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है। जो स्पोर्ट्स में हैं, जैसे क्लीन जर्क वगैरह ये सब करते हैं, तो स्पोर्ट्स में क्या होता है, सारा जितना भी मूवमेंट होता है वो फ्रंट स्क्वाट की मिमिक्री होता है। वेट को आपको ऊपर फेंकना है, शोल्डर ओवरहेड प्रेस करना है, नीचे से लिफ्ट करिए करना, तो सारा जो वेट का मूवमेंट होता है वो आगे की तरफ से होता है, तो ये उसका मिमिक्री होता है। इसलिए अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में हैं तो आपको बैक स्क्वाट की बजाय फ्रंट स्क्वाट का ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये वहाँ पर हेल्प करेगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरा हो गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तीसरा हो गया गुड फॉर वुमन। तो ये फीमेल के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के पीरियड में लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जब आगे की तरफ बहुत ज़्यादा वेट होता है तो लोअर बैक में इतना पेन होता है, क्योंकि बॉडी ऐसा एडेप्टेड नहीं रहता है आगे की तरफ कैसा वेट को होल्ड करना है। तो वो जो पेनफुल 2-3 महीने होते हैं लास्ट वाले, तो अगर वो शुरू से ही फ्रंट स्क्वाट कर रहे हैं तो उनका लोअर बैक एक तो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, बॉटम में लोअर बैक का जो नीचे वाला एरिया सारे मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। और इसमें फ्रंट स्क्वाट में यही एडेप्टेशन होता है आपका ब्रेन में कि आप आगे की तरफ ज़्यादा वेट को लेके कैसा मूवमेंट कर सकते हैं, कैसा आगे की तरफ होल्ड कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस से लोअर बैक में जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो बाद में वो
जब वो ऐसे सिचुएशन में पहुंचेंगे तो उनको ये बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा, क्योंकि मसल्स वीक रहेंगे लोअर बैक के, तब भी तो वो पेन होएगा। प्रेगनेंसी वाला जो आगे की तरफ वेट रहता है हमेशा वॉक करते टाइम, तो ये एक रीज़न होता है कि अगर आपका फ्रंट स्क्वाट में अच्छा प्रैक्टिस रहेगा, मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये उनके लिए स्पेसिफिकली होता है। तो जो भी वुमेन है उनको ये वाला एक्सरसाइज डोमिनेंट रखना चाहिए अपने वर्कआउट शेड्यूल में। तो बैक स्क्वाट की बजाय फ्रंट स्क्वाट को डोमिनेंट रखना, अगर वो किसी स्पोर्ट्स में नहीं है तो। अदरवाइज इसको अल्टरनेट कर सकते हैं, एक बार फ्रंट स्क्वाट एक बार बैक स्क्वाट। ओके, तो पहला हो गया बैक स्क्वाट, सेकंड हो गया फ्रंट स्क्वाट, थर्ड है पिस्टल स्क्वाट, मीन्स वन लेग स्क्वाट, ये वाला जो करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये दोनों से थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी जब हम पिस्टल स्क्वाट करते हैं, वन लेग स्क्वाट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक तो बैलेंस और स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा चैलेंज मिलता है। हिप जॉइंट के आजू बाजू जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो कैसे बैलेंस करते हैं। जब हम देखिए नॉर्मली हम अप डाउन करते हैं, बैठ के ऊपर आ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। लेकिन जो ग्लूट्स है, जो ग्लूटियल ग्रुप मसल है, उसमें मेन 3 मसल्स होते हैं, एक ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस। तो जो मैक्सिमस है उसका काम है हिप को ऊपर उठाना, लेकिन बाकी की जो 2 डीप मसल है उनका मेन फंक्शन जो है ना स्टेबिलिटी का है, बैलेंस करना, हिप को कैसे स्टेबल करना है। अभी जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ और अचानक से मैं एक पैर को उठा लेता हूँ ऊपर, तो कैसा मेरा बॉडी इधर कोलैप्स हो जाएगा। अगर मैं मेरा लेफ्ट पैर उठाता हूँ तो लेफ्ट की तरफ बॉडी गिरने लगता है, लेकिन अचानक कैसा बैलेंस होता है, गिर नहीं पाते हम लोग। क्यों? क्योंकि ब्रेन को वैसा एडेप्टेशन होता है कि जैसे आपने पैर उठाया, ब्रेन इधर के जो दोनों डीप मसल है जिसकी हम बात करें उनको मैसेज देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बॉडी को इधर कोलैप्स नहीं होने देगा। तो ये जो स्टेबिलिटी वाला फेज होता है, एक पैर को उठाने के बाद जो बॉडी को स्टेबिलिटी मिलता है, ये चैलेंज मिलता है उनको ये वाली एक्सरसाइज में, पिस्टल स्क्वाट में, जहाँ पे आपका कोई भी एक लेग पार्शली या फुल टाइम हवा में है, पूरे रिपीटेशन के ड्यूरेशन में या फिर रिपीटेशन के बीच बीच में हवा में है पैर, तो वो मसल एक्टिवेट होएगा, जो आपको ये बैक स्क्वाट और फ्रंट स्क्वाट में नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें फुल रेंज ऑफ मोशन में दोनों पैर फ्लोर पर रहेगा, दोनों पैर ग्राउंड पर टच रहेगा, तो वो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस है वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसका तीसरा जो ये एक्सरसाइज, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये स्टेबिलाइजिंग मसल्स को ज़्यादा एक्टिवेट करता है। ओके, ट्राई विथ वेट, इसको हमेशा वेट के साथ ट्राई कीजिएगा। अगर आप एडवांस लेवल पर वर्कआउट करें, यहाँ पे अपने बॉडी वेट का 1.5 गुना 2 गुना वेट उठा रहे हैं, तो फिर खाली स्क्वाट से कुछ भी इतना बेनिफिट नहीं होगा। इससे बेटर है कि आप जब ये कर पाएँ आराम से, अगर आप 5 रिपीटेशन 10 रिपीटेशन कर पा रहे हैं वन लेग स्क्वाट फुल बैठ के, तो कोशिश करें कि हाथ में ऐसा वेट को होल्ड करके कर सकते हैं। ओके, तो वेट के साथ ट्राई करेंगे। अभी देखिए, प्रोटेक्ट कनेक्टिव टिश्यू, बैलेंसिंग एंड कवर ग्लूटियल ग्रुप, तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ग्लूटियल ग्रुप को कैसे कवर करता है कि पूरा जो ग्लूटियल ग्रुप है इसमें इंगेज होता है, जबकि स्क्वाट के अंदर पूरा ग्लूटियल ग्रुप इंगेज नहीं होता, सिर्फ ग्लूटियल मैक्सिमस ज़्यादा डोमिनेंटली काम करता है। ओके, तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया, मीडियस और मिनिमस। ओके, 2 मसल जो है डीप वो यहाँ पे काम करते हैं। ओके, जो वहाँ पे नहीं होता है, पहला बेनिफिट ये। दूसरा ये जो वेट के साथ अगर आप करेंगे तो बैलेंस करेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी और बैलेंस के लिए अच्छा है। तीसरा, प्रोटेक्ट्स कनेक्टिव टिश्यू, जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप फुल रेंज में और चैलेंजिंग वर्कआउट कर रहे हैं तो कम वेट भी वो बहुत ज़्यादा हेवी लगता है। अभी 2 पैर अगर आप फ्लोर पर रखे हैं तो आप ज़्यादा वेट के साथ स्क्वाट कर सकते हैं, मतलब आपके जॉइंट्स पे ज़्यादा लोड आ रहा है। लेकिन अगर आप एक पैर को उठाया तो बिना वेट के भी हम जब पिस्टल स्क्वाट करते हैं तो यहाँ पे 180 किलो के साथ स्क्वाट मारना, यहाँ पे एक लेग पे सिर्फ बॉडी वेट के साथ स्क्वाट मारना ही इतना डिफिकल्ट होता है। क्यों ऐसा? तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको ज़्यादा चैलेंजिंग एक्सरसाइज मिल रहा है तो कम वेट में भी ज़्यादा आप मूवमेंट कर पाए, ज़्यादा चैलेंजिंग एक्सरसाइज करें, तो इससे क्या हो रहा है, आपके कनेक्टिव टिश्यू पे अननेसेसरी वेट नहीं आ रहा है। ओके, दूसरे मसल जो हैं डीप मसल और कनेक्टिव टिश्यू, उन पे ज़्यादा वेट नहीं आ रहा। तो आप कम वेट में भी अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं हाई इंटेंसिटी के साथ में, तो कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा सेफ रहता है। ओके, तो ये इसका एक 2-3 बेनिफिट इसका है, 2-3 बेनिफिट इसका है, और ये तो मेन एक्सरसाइज है ही। इस तरह से आपको ये 3 एक्सरसाइज तो पहले ऐड करना है। अब हमने क्या किया है, डेड लिफ्ट को भी इसमें डाला स्क्वाट में।
डेड लिफ्ट नॉर्मली ज़्यादातर लोग बैक में करते हैं, बैक बाइसेप्स वाले दिन वो अपना डेड लिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सरसाइज जो रहता है उनका डेड लिफ्ट होता है, लेकिन डेड लिफ्ट के अंदर जो मसल्स काम करते हैं वो सेम मसल्स स्क्वाट में काम करते हैं। तो एक तरह से ये स्क्वाट का एक वेरिएशन है, ये बैक का एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि बैक में जो एक्सरसाइज जो मसल्स हैं, जो मसल ग्रुप हैं, उनका मेन काम क्या है, ये वाला ट्रेपेजियस वाला मसल ग्रुप है, ये शोल्डर को एलिवेट करेगा, डिप्रेस करेगा और रिट्रैक्ट करेगा। दूसरा मसल ग्रुप है लैटिसिमस डोर्सी, ये विंग्स वाला, ये हर एक एंगल से पुल करता है। तो ये ग्लूट्स वाला, और ये तो इसमें कोई आता ही नहीं है। तो इसको हमेशा आप डेड लिफ्ट को स्क्वाट वाले दिन लेंगे, लेग्स का वर्कआउट है। अब देखिए डेड लिफ्ट और स्क्वाट में क्या फ़र्क है। डेड लिफ्ट और स्क्वाट में मसल सेम काम कर रहे हैं, सिर्फ डेड लिफ्ट के अंदर हमारा जो लोअर बैक, जो स्पाइन वाला एरिया, स्पाइन के जितने भी मसल्स हैं आजू बाजू स्पाइन के पास वाले जो मसल्स हैं, चाहे वो स्प्लेनिस हो गया, मल्टीफिडिस हो गया, समझा आपका ये स्पाइन है, ओके, इसके वर्टिब्रे के बीच ये पास वाले जो मसल्स हैं जितने भी, इनको ज़्यादा चैलेंज मिलता है जो स्क्वाट में नहीं मिलता है। बाकी तो आपका ग्लूटियस काम कर रहा है, इसमें क्वाड्रिसेप काम कर रहा है, हैमस्ट्रिंग काम कर रहा है, मतलब लोअर थाई, अपर थाई और आपका बुटॉक्स, ये तीनों मिलके मेनली इसमें काम करते हैं। लेकिन डेड लिफ्ट में भी वही काम करते हैं, पर डिफरेंस क्या है, अभी समझो एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये पेन है, अगर मैं इसको ऐसा वर्टिकल कंप्रेशन डालता हूँ इस पर, तो इसके टूटने के कम चांसेज हैं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे तोड़ता हूँ तो ईजिली टूट जाएगा। तो सेम ऐसा ही होता है कि जब हम डेड लिफ्ट करते हैं, स्क्वाट में हमारा बॉडी ऐसा स्ट्रेट रहता है अप डाउन, डेड लिफ्ट में क्या होता है, बॉडी थोड़ा सा ऐसा रहता है। तो जब आपका टोर्सो ऐसा रहेगा तो क्या होगा, ये स्पाइन के ऊपर वाले जितने भी मसल्स हैं, ये स्पाइन को इरेक्ट करके रखा, स्पाइन के पोस्चर को बना के रखा। अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्पाइन कोलैप्स हो जाएगा ऐसे। तो स्पाइन कोलैप्स ना हो, इसको इरेक्ट रखने के लिए ये मसल इंगेज है। तो जितना भी अपने टॉर्सो का वजन है, अपर बॉडी का, धड़ का जितना भी वजन है, इसको नीचे ना गिरे वो होल्ड करके रखा। ऊपर से डेड लिफ्ट के लिए पोजीशन में जितना भी हमने वेट लेके रखा है, जैसे स्क्वाट में यहाँ पे वेट रखा था, मतलब ऊपर से दबा रहे थे, अभी यहाँ पे क्या हो रहा, अभी वेट यहाँ नीचे लटका दिया आपने, समझो डेड लिफ्ट की पोजीशन में। तो पूरा वेट प्लस आपका टॉर्सो का, धड़ का वेट, इतने वेट के साथ में आपका स्पाइन जो है ये कोलैप्स होने वाला, लेकिन ये मसल इंगेज्ड है इसलिए ये कोलैप्स नहीं हो रहा। तो मतलब इसका हॉरिजॉन्टली ज़्यादा लोड आएगा स्पाइन के ऊपर, तो ज़्यादा चैलेंजिंग होएगा, ये मसल ज़्यादा स्ट्रांग होएगा, जो कि इसमें नहीं होता स्क्वाट में। इसलिए आपको डेड लिफ्ट करना ज़रूरी है और उसको स्क्वाट वाले दिन करना भी ज़रूरी है, ताकि आपका कहीं पे भी ओवर ट्रेनिंग नहीं हो। नहीं तो अगर आप समझो डेड लिफ्ट को बैक वाले दिन कर रहे हैं, तो एक दिन जब आप स्क्वाट करेंगे तभी भी आपका ये डेड लिफ्ट वाला मसल इंगेज हो रहा, उसमें इसको भी ट्रेनिंग हो रहा। और जब आप बैक बाइसेप करेंगे तभी अगर डेड लिफ्ट किया तो स्क्वाट वाले मसल जो हैं उनका ओवर ट्रेनिंग हो रहा। तो ये ओवरलैप ना हो, इसके लिए हमको डेड लिफ्ट को हमेशा स्क्वाट में करना है। और ये पूरा डिटेल से मैंने बताया कि कैसा इसका शेड्यूल रहेगा, आपको कभी डेड लिफ्ट करना है, कभी स्क्वाट करना है, इसको अल्टरनेट घुमाना है। एक बार आपने स्क्वाट से स्टार्ट किया तो एक बार डेड लिफ्ट से स्टार्ट करना है, ऐसा अल्टरनेट करना है, ओके। तो डेड लिफ्ट के साथ में टोटल मिला के 4 एक्सरसाइज हो गई हैं, ओके। और एक 5वां है अपना स्टेप अप, ओके। स्टेप अप में क्या होगा, स्टेप अप में भी अलग अलग होता है। एक 90 डिग्री का स्टेप अप होता है जिसमें हम अप डाउन करते हैं, जैसे चेयर के लेवल का। एक होता है बड़ा बॉक्स, इतनी हाइट का बॉक्स, जिसमें हम खड़े होके उस पर स्टेप अप करते हैं वेट के साथ या बॉडी वेट के साथ, जो भी डिपेंड करता है स्ट्रेंथ के ऊपर। तो जब हम स्टेपर बोर्ड के ऊपर हाइट वाला जो रहता है उस पर चढ़ के हम जब स्टेप अप करते हैं, तो जब पूरा नीचे जाते हैं तो जो नॉन वर्किंग लेग है, जो लेग्स बॉक्स के ऊपर नहीं, वो पूरा नीचे जाने के बाद भी फ्लोर पे टच नहीं होगा। मतलब हमको एक ही पैर के ऊपर पूरा जाके बैठ के वापस ऊपर उठना है, और जो नॉन वर्किंग लेग है, जो हवा में लेग है, वो नीचे फ्लोर पर टच नहीं होना चाहिए, ऐसा करके बैठना है। तो एक तरह से ये पिस्टल स्क्वाट का ही मिमिक्री है। पिस्टल स्क्वाट में क्या हो रहा है, हम आगे की तरफ फोल्ड करके पैर को नीचे बैठते हैं और बॉक्स में सीधा ऊपर नीचे जाते हैं। तो आपके पैर को आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बॉटम में ही आपको इतना हाइट मिला है कि बॉटम में सीधा नीचे लटका रहेगा पैर, ओके। तो स्टेप अप में आपका स्टेप अप और लंजेज में थोड़ा सा फर्क है।
लंजेज में पार्शली आपका एक जो नॉन वर्किंग लेग है पार्शली हवा में रहता है और स्टेप अप में पूरे रिपीटेशन के ड्यूरेशन में वो हवा में रहता है। तो यहाँ ज़्यादा चैलेंजिंग है किसके लिए, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस के लिए, जो स्टेबिलाइजिंग मसल्स हैं हिप जॉइंट पे उनके लिए। ओके, तो स्टेप अप इसीलिए ज़रूरी है और स्टेप अप आपको हमेशा ये हाई बॉक्स पे 180 डिग्री की रेंज में करना है। ओके, तो स्टेप अप से जो फ़ायदा है वो क्या है कि आपके ग्लूटियल ग्रुप का पूरा जो मसल ग्रुप है वो इंगेज होएगा। ओके, बैलेंस स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा है। तो कितना एक्सरसाइज हो गया, 5 एक्सरसाइज। तो अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें ये सारा आपका तीनों मसल ग्रुप काम कर रहा है, ग्लूटियल ग्रुप, थाइज नीचे वाला, ऊपर वाला हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप। ओके, ये वाला क्वाड्रिसेप, ग्लूटियल ग्रुप और हैमस्ट्रिंग। ओके, अब हम आते हैं काफ के ऊपर। इसमें क्या है, स्टैंडिंग काफ और सीटेड काफ। ज़्यादातर लोग इसको ना ये वेरिएशन समझते हैं, लेकिन ये वेरिएशन नहीं है। एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग मसल्स को टारगेट करते हैं, इसलिए हमको दोनों टाइप का काफ करना है। आपको एक काफ स्किप नहीं करना। ज़्यादातर लोग या तो स्टैंडिंग कर लेंगे या तो सीटेड कर लेंगे, जो भी मशीन अवेलेबल होएगा, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है, दोनों वेरिएशन नहीं है, दोनों अलग मसल को टारगेट करते हैं। और इसके बाद में जैसे आपका ये खत्म हो जाएगा, पहले आपको काफ करना है स्टैंडिंग काफ पहले करना, फिर उसके बाद में सीटेड काफ करना है। क्यों? क्योंकि सीटेड काफ में छोटा मसल होता है, स्टैंडिंग काफ में बड़ा मसल होता है। ओके, इसलिए आपको पहले टारगेट करना। ये जो है, ये जो किस मसल को टारगेट करता है, गैस्ट्रोनेमियस। ओके, ये वाले मसल को टारगेट करता है, डोमिनेंटली वर्क करता है आपके काफ रेजिज में। ओके, और ये सेम मसल आपको हैमस्ट्रिंग के साथ में असिस्ट करता है घुटने की जॉइंट पे, और नीचे सोलियस को असिस्ट करता है, आगे वाला जो फुट वाला है एंकल जॉइंट। तो ये बाय आर्टिकुलेट मसल है, ये आपका नी जॉइंट को भी क्रॉस करता है। ओके, और इधर एंकल जॉइंट को भी। ओके, दोनों जॉइंट को। तो ये क्या करता है, एंकल जॉइंट इधर नी पे भी असिस्ट करेगा, इधर भी असिस्ट करेगा। ओके, और मेन जो फंक्शन है इसका काफ का, वो ये वाला बड़ा मसल जो है काफ का। तो अभी क्या करेंगे आप, यहाँ पे पहले इसको ट्रेन करेंगे, फिर जब इसको ट्रेन करने के बाद में फिर आपको ये सीटेड काफ करना है। ओके, तो सीटेड काफ में क्या होता है, जो काफ मसल हैं, जो बड़े बड़े काफ मसल हैं पिंडली में, उसके नीचे एक और मसल होता है, छोटा डीप मसल हो गया। ओके, तो वो मसल सिर्फ एंकल जॉइंट पर काम करता है, ऐसा डोर्सिफ्लेक्शन का काम करेगा। ओके, मतलब फुट को ऊपर की तरफ उठाएगा, तो वो काम करता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये बड़ा वाला जो मसल है ये भी एंकल जॉइंट पर काम करता है, ये भी एंकल जॉइंट पे, लेकिन ये एंकल जॉइंट पर अगर काम करेगा तो ये इसके ऊपर लोड नहीं आने देगा, क्योंकि ये छोटा डीप मसल है। तो हमको क्या करना, इसको ट्रेन करने के लिए इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए इसको कैसे रोकेंगे, इसको है ना घुटने की जॉइंट पे काम लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ दोनों जॉइंट पे काम करता है, लेकिन एक बार में एक ही तरफ कर पाएगा, दोनों तरफ ये डोमिनेंट काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग काफ में ये जब करते हैं तो ये अच्छे से थक जाता है, पहली चीज़ तो ये है। तो फिर यहाँ पे इतना परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरा, इसका मैकेनिज्म चेंज करेंगे। जैसे हम सीटेड काफ के लिए बैठते हैं, जैसे आपका घुटना फ्लेक्स होएगा, तो घुटने को फ्लेक्शन में, घुटने को फोल्ड करने में ये मसल काम करता है, राइट, हैमस्ट्रिंग के साथ में। तो ये फोल्ड होके ये घुटने के जॉइंट को फोल्ड करने में बिजी हो जाएगा, तो क्या होएगा, एंकल जॉइंट पर काम नहीं कर पाएगा। उस टाइम पे हम एंकल जॉइंट पे ये डीप मसल को टारगेट करेंगे। इस तरह से जब आप बैठ के काफ करते हैं तो ये बड़ा काफ मसल जो है काम करना बंद कर देता है एंकल जॉइंट पे, फिर हम इसको टारगेट कर सकते हैं, राइट। इस तरह से ये सीटेड काफ और स्टैंडिंग काफ दोनों का ऐसे मैकेनिज्म होता है। आपको ये ध्यान में रखना है, दोनों करना है, पहले स्टैंडिंग काफ करना है, फिर सीटेड काफ करना है। फिर इसके बाद में आप चाहें तो एडक्शन और एबडक्शन का एक एक वेरिएशन ले सकते हैं। एडक्शन और एबडक्शन में जो मसल काम करते हैं, ग्रोइंग मसल, वो ऑलरेडी बड़े मसल ग्रुप के साथ में इंगेज रहते हैं, जैसे आप स्क्वाट कर रहे हैं, डेडलिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको अलग से एक वेरिएशन लेना है तो 2-2, 3-3 सेट आप हिप एडक्शन और एबडक्शन वाला जो मशीन है उस पर कर सकते हैं। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टो रेज भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये सबसे छोटा मसल होता है टो रेज, ऐसा वाला मूवमेंट करते हैं। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, ये टो रेज को सिर्फ स्पोर्ट स्पेसिफिक है। ये जो अपना सिन बोन होता है उसके ऊपर जो मसल होता है, ओके, ये उसके लिए यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ टो रेज का। ओके, ये होता है टिबियलिस, ओके सॉरी, टिबियलिस एंटीरियर। ओके,
इसका काम है डोर्सिफ्लेक्शन। ओके, तो ये वाला जो है टो रिजिस वाला, जो हम आगे वाला फुट को करते हैं, तो ये शिन बोन के ऊपर जो मसल का लेयर है उसको, तो ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इसलिए कि जब हम स्पेशली जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग करते टाइम सबसे ज़्यादा पेन होता है यहाँ पे शिन बोन के ऊपर। तो अगर ये वाला मसल जो है डोर्सिफ्लेक्शन वाला, ये थोड़ा अगर मजबूत रहेगा तो आपको शिन बोन पे बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा। तो ये स्पेशली रनिंग करने वालों के लिए होता है। या फिर फुटबॉल गेम में ज़्यादातर जो हम लोग किक वगैरह करते हैं तो ये आगे वाला जो शिन बोन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो अगर ये मसल का लेयर मजबूत होएगा, यहाँ पे थिकनेस रहेगा, तो ये शिन बोन को प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरह से ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक हो गया है, टो रिजिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है हमारा लेग कर्ल। ओके, देखिए यहाँ पे हम जब अपर थाइज को टारगेट करते हैं, अपर थाइज को ट्रेन करने के लिए इतने सारे वेरिएशंस हैं, लेकिन लोअर थाई को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं हैं। और जो भी वेरिएशंस है वो एकदम यूजलेस हैं, लेस इफेक्टिव है। जो परफेक्टली हम एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम लोअर थाइज को ट्रेन करना चाहते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप को, तो वो सिर्फ घुटने के जॉइंट के थ्रू ही कर सकते हैं। हिप जॉइंट पे वो हमेशा असिस्ट करेगा। और घुटने की जॉइंट पे जो हम करते हैं वो होता है लेग कर्ल। अब लेग कर्ल में अलग अलग वेरिएशंस हो जाए, कोई TRX बेल्ट के साथ लगा पड़ा, कोई रेजिस्टेंस बैंड के साथ में, कोई लाइंग मशीन, पार्शियली लाइंग मशीन। लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है सीटेड लेग कर्ल मशीन, और वो भी आइसोलेटरल। ये सुपर एडवांस लेवल है, एकदम एडवांस लेवल का टेक्निकल मशीन होता है, जिसमें क्या होता है दोनों पैड जो हैं वो सेपरेट होते हैं। अगर लेग कर्ल में आप बैठ के पैर को नीचे दबा रहे हैं तो वो जो पैड होता है वो ऐसा अलग अलग सेपरेट मूवमेंट, इंडिविजुअल मूवमेंट होता है। अगर आपने एक लेग को दबाया नीचे की तरफ लेग कर्ल करने के लिए, तो एक ही साइड का वेट जो है, एक ही साइड का वेट नीचे जाएगा, तो वो उससे क्या होता है ना, दोनों लिम्स का जो डिफरेंस रहेगा, मतलब एक लेग स्ट्रांग रहेगा, एक वीक रहेगा, तो वो डिफरेंस धीरे धीरे खत्म होता है। सिमेट्रिकल डेवलपमेंट अच्छा होता है इस टाइप की मशीन में। और ये हमेशा सीटेड मशीन पे ही करना आपको लेग कर्ल, दूसरी मशीन को यूज नहीं करना है, ताकि आपका सारा मसल ग्रुप जो है उसमें प्रॉपरली इंगेज हो। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। अभी देखो आप दूसरी एक्सरसाइज जो है आपका थाइज ग्लूट्स हो गया, उसके लिए इतने वेरिएशंस, लेकिन इसके यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं। इसलिए हमको क्या करना है, इसके बहुत ज़्यादा सेट लेने हैं। मतलब 10 सेट आपका मिनिमम, 10 सेट इसका मेन सेट होना चाहिए। ओके, कम से कम 10 इसका मेन सेट होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है हैमस्ट्रिंग का, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम हैमस्ट्रिंग को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। राइट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ट्रेन हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप। ओके, बेस्ट वे इज 90 डिग्री एंगल एट हिप जॉइंट। बैठने वाला जो मशीन है वो सबसे बेस्ट है। ओके, तो ये अपना वर्कआउट जो लेग्स वाला दिन है, एडवांस लेवल पे, हम एडवांस लेवल की बात करें, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एडवांस लेवल पर वर्कआउट कर रहे हैं और आपका लेग्स वाला दिन है, तो पहले तो ये है कि लेग्स में इतनी सारी वेरिएशंस में से कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव, वो हमने पहले जब हमारा लेग्स का हम लोग वर्कआउट चार्ट बना रहे थे तो उसमें मैंने पूरा मेंशन किया कि ये जो 8-10 एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, ये 50 एक्सरसाइज, कम से कम 40-50 एक्सरसाइज में से फिल्टर किया हुआ जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज वो हमने निकाल के चार्ट बनाया है। और उसमें भी कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है, उसका सीक्वेंस क्या रहेगा, क्योंकि हमारा मेन जो टॉपिक है वो सीक्वेंस के ऊपर है। अभी ये जो सीरीज चल रहा है सीक्वेंस के ऊपर है, तो कौन सी एक्सरसाइज कहाँ प्लेस होएगी ये हमारा मेन है। तो आप अभी ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया कि कौन सा एक्सरसाइज लेग्स का पहले करना, कौन सा बाद में करना, कौन सा एकदम लास्ट में करना है, और क्यों ऐसा करना है, उसका क्या माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। ये पूरी कहानी आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई है। ओके, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा हमारा टॉपिक, वो हम एब्स एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे कि जब आप एडवांस लेवल पे एब्स वर्कआउट करते हैं तो उसमें आपको कोई 150 क्रंचेज नहीं मारना है। अगर आप इसमें 10-15 रिपीटेशन ले रहे हैं तो उसमें भी 10 या 15 रिपीटेशन वाला इंटेंसिटी को आपको फॉलो करना है। अगर आप कोई भी टाइप का एब्स क्रंचेज कर रहे हैं और 10 रिपीटेशन से ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब आपको इंटेंसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। और एब्स में, क्रंचेज में या साइड फ्लेक्शन में, रोटेशन में, प्लैंक में कैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं उस पर हमने सारे वीडियोस बनाए हैं। आप एब्स वर्कआउट कोर ट्रेनिंग का प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको सारी एब्स की एक्सरसाइज में कैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वो सब डिटेल से समझाया है। तो हम नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो एब्स का लेंगे, और एब्स में कितनी एक्सरसाइज होती है और कौन सी एक्सरसाइज पहले करनी, कौन सी बाद में करनी, उस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके,
तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उस पर एक और वीडियो बनाएंगे अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।